यानी कि जो सबसे पुराने आलू लगाने वाले यहाँ पे लोग हैं उनमें से हमारी फैमिली भी एक है। उनका बड़ा लंबा चौड़ा तजुर्बा था और शानदार तजुर्बा था। आप देखिए कि 3 कपड़ों में आके उन लोगों ने यहाँ पे इतनी बड़ी लैंड होल्डिंग तैयार कर, एक अनजान जगह में आके एक जंगल को आबाद कर दिया। मैं देखता हूँ कि ज्यादातर किसान खेती करते हो, खेती करते रह जाती है, वो पूरी उम्र उनकी प्रोडक्शन निकालने में ही चली जाती है। हमारी जो फैमिली है ना यूएस में है सारी, ओनली इस टाइम मैं इंडिया में मैं हूँ अपनी फैमिली का। आपने नहीं सोचा कि जॉब लाइन में जाना चाहिए या किसी? मुझे मौका मिला कोडोकान जूडो इंस्टीट्यूट टोक्यो में ट्रेनिंग करने का, मैं वहाँ भी ट्रेनिंग की मैंने जाके। एक गेहूं दान की खेती करते हैं और एक 3 क्रॉपिंग पैटर्न पे अगर हम जाते हैं, हमारी मिट्टी के लिए कौन सा अच्छा है? 45 में से 20-22 हजार रुपए आप जीरी का खर्चा काट दो, नहीं आप गेहूं का निकाल दो, क्या बचा? घर से कपड़े भी अपने पड़वा के जाओ। आलू का बिजनेस काफी रिस्की माना जाता है, इसमें उतार चढ़ाव बहुत, रेट्स का काफी अप डाउन हो जाता है। पहली बार 3 एकड़ में सीड लगाया तो मन में एक ख्याल आया, यार खरीदेगा कौन? रात को नींद नहीं आती थी, 700 कट्टे की प्रोडक्शन आई थी। आलू वाला जो आदमी होता है ना, वो आलू के बिना नहीं रह सकता। सर ये कनेक्शन कैसे ढूंढते हैं आप इतनी दूर दूर के लोगों? कनेक्शन का मैं आपको बता देता हूँ। 15 ठीक था, 16, 17, 18 मैंने 2.5 करोड़ रुपया घर से दिया। प्रोडक्शन नो डाउट पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, बट क्या इनकम किसान की बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, वो बड़ा सवाल है। 70,000 तो अपने नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे, रेंट भी अपनी जमीन का निकाल लेंगे, आप खर्चा भी निकाल लेंगे। 3 क्रॉप सिस्टम आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट की तरफ लेके जाता है, यानी बचा ले जाता है आपको। सभी किसान भाइयों और बहनों को नमस्कार, मैं योगी रौनक और आप देख रहे हैं किसान दरबार। साथियों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आलू की वैज्ञानिक खेती के बारे में। अगर आप भी एक पोटैटो फार्मर हैं, हर साल आलू की खेती करते हैं, समय से फर्टिलाइजर डालते हैं, पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, उसके बावजूद हमारी प्रोडक्शन ठीक नहीं निकलती, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सीड की जेनेटिक पोटेंशियल मैटर करती है। और अगर आप किसी ऐसी जगह से बीज खरीदते हैं जहाँ पर सीड की अच्छी क्वालिटी नहीं है या उसके अंदर वायरस का इन्फेक्शन है, तो देयर आर हाईली चांसेस कि आपकी प्रोडक्शन कम निकलेगी। इसीलिए आज हम आए हैं इंडिया की सबसे बड़ी और सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूसिंग यूनिट में से एक, जहाँ पर हाई क्वालिटी सीड तैयार होता है, और उनके एक्सपर्ट से सीखेंगे कि आलू की वैज्ञानिक खेती कैसे करनी चाहिए। और सबसे जरूरी, ये वीडियो केवल आलू की खेती करने वाले किसानों के लिए नहीं है, बल्कि गेहूं धान की खेती करने वाले भी इस एपिसोड को जरूर देखें, क्योंकि लगातार हम इसी क्रॉपिंग पैटर्न पर खेती करते आ रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट हमारी ज्यादा बढ़ चुकी है, इनपुट कॉस्ट ज्यादा बढ़ चुकी है, किसानों के लिए प्रॉफिट निकालना चैलेंजिंग हो गया है। ऐसे में एक नए क्रॉपिंग पैटर्न में अगर आप खेती करते हैं तो देयर आर हाईली चांसेस कि आपकी इनकम भी बढ़ेगी प्रोडक्शन के साथ साथ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सर का स्वागत करते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद, आज के इस खास एपिसोड के लिए आपने अपना समय निकाला। तो आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि इस खेती किसानी से शुरू हुई कहानी एग्री एंटरप्रेन्योर तक कैसे पहुंची, इस बिजनेस के अंदर आप कैसे आए, थोड़ा स्टार्टिंग से बताएं अपने बारे में। आलू का काम ऐसा था, पार्ट ये 1945 में हम लोग पंजाब का जो उस रीजन से, ये उस टाइम ये भी पंजाब था, इस रीजन में आके हमने ज़मीनें खरीदी, कुछ एरिया जंगल था आबाद किया बुजुर्गों ने हमारे, यानी मेरे ग्रैंडफादर्स और ने। ठीक है। तो फिर उसके बाद वो कुछ टाइम जैसे वो आलू लगाते थे, जो समय के साथ जो भी सब्जियां होती थी या फसलें होती थी, तो यानी कि जो सबसे पुराने आलू लगाने वाले यहाँ पे लोग हैं उनमें से हमारी फैमिली भी एक है। अच्छा, आपकी फैमिली ने स्टार्ट किया था? नहीं, हमारी फैमिली ने स्टार्ट नहीं किया। स्टार्ट तो आलू तो लगाते ही थे लोग, पर जो बहुत पुराने लोग थे जो लगाने वाले, जो सबसे पहले लोगों में इस रीजन में हम लोग, हमारी फैमिली उनमें से एक थी। उस टाइम हाथों से आलू लगता था, कसियों से। अच्छा सर। तो उस टाइम 30-30, 40-40 एकड़ हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि हम लोग कसी से लगाते थे, कि 30-30, 40 मारते थे हाथ से, और फिर कसी से मिट्टी चढ़ाते थे। तो फिर जब वो एक पानी दे देते थे उसमें, उसके बाद कबाड़ वगैरह हो जाता था, तो फिर दोबारा से मिट्टी को उतार के दोबारा से मिट्टी लगाई जाती थी उसपे। वो काफ़ी मेहनत वाला काम था। मतलब आज अगर हम सोचें तो काफ़ी वो हम उस तरह का पैटर्न यूज़ करते हैं, मिनी ट्यूबर्स में यूज़ करते हैं, पर वो काफ़ी मेहनत वाला है। ठीक है सर। तो उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर और उसके बाद मैं जब यहाँ आया तो मैं भी रूटीन में आलू, वैसे ही राशन का आलू उगाते थे और गिरते, मैंने देखा। उसके बाद फिर मुझे क्यूरियोसिटी हुई सीड की, ये सीड कैसे तैयार होता है। फिर मैंने थोड़ा सर्च किया और इस पर सर्च किया और काफ़ी काम किया, इस पर स्टडी की, और फिर मैं 2007 से मैंने सीड का अपना काम एक
नूर एग्री फार्म के नाम से एक अपना ब्रांड बनाया और मार्केट में लॉन्च किया, और ऐसा ऐसा हमें वक्त के साथ सक्सेस मिलती गई और आगे बढ़ते चले गए इसमें। तो सर आप सीधे 2007 से आपकी स्टोरी स्टार्ट हुई बेसिकली, फार्मिंग की स्टोरी तब से स्टार्ट होती आप मतलब कि प्रोफेशनली इस ढंग में 2007 से आए। लेकिन उससे पहले आपने नहीं सोचा कि जॉब लाइन में जाना चाहिए या किसी और अच्छी बिजनेस में जाना चाहिए? खेती में आने का फैसला कैसे लिया, मतलब उससे पहले क्या करते थे? मैं एक्चुअली यहाँ पे जब 5th क्लास तक तो मैं यही पढ़ा पास ही, तो 5th के बाद 6th में हमें हॉस्टल में डाल दिया गया। यहाँ पे कुरुक्षेत्र में एक स्कूल है, गीता निकेतन आवासीय विद्यालय, यानी गीता निकेतन रेजिडेंशियल स्कूल है, तो हम लोग वहीं पढ़े। मैं, मेरा एक छोटा ब्रदर भी था, तो वो US में रहता है आजकल, तो हम दोनों यहीं पे पढ़े, तो वो हॉस्टल में रहे हम। तो 10th हमने वहाँ, +2 हमने फिर श्रीमद् भगवत गीता उसी की एक यूनिट है वहाँ से की। तो मैं उसी दौरान मैं खेलता था, मैं एक प्लेयर, जूडो का प्लेयर था। ओके। तो खेलता था, तो 1994 में मेरा एक ब्रॉन्ज मेडल आया था जूनियर में। तो मैं फिर मुझे जूनियर इंडियन टीम की जो नेशनल कैंप था उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई। तो फिर मैं हिसार चला गया। हिसार महावीर स्टेडियम में डॉक्टर सुमेर सिंह नांदल जो है ना, वो ट्रेनिंग करवाते थे जूडो की। तो मैं वहाँ पे रहा काफ़ी टाइम, लगा लो आपकी तो उसके बाद मैं वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की। तो वहाँ से फिर मैं इंडियन टीम में रहा लगातार। मेरे साथ के बहुत लड़के इस टाइम जो उस टाइम इंडियन टीम में थे, जैसे अभी एक मेरे साथ का ही था, ओलंपिक खेला क्रमशः 2004 में, नजीब आगा ओलंपिक खेला, मेरे साथ के थे ये लड़के। और अभी बहुत सी फोर्सेस के टीम कोच हैं मेरे साथ के हैं, जैसे कि अभी पंजाब पुलिस का चीफ कोच है DSP देवेंद्र सिंह, वो पहले चीफ कोच था, अब तो मुझे पता नहीं, अब तो उसकी प्रमोशन होकर वो DSP बन गया है। देवेंद्र सिंह यादव था उसका नाम, है मेरे सेंटर का था हिसार का, तो वहाँ पे वो भर्ती हो गया था पंजाब पुलिस। सारी फोर्सेस में मेरे साथ के लड़के आज भी हैं। तो मैं बस थोड़ा सा, मेरा गेम करने का कारण कुछ और था कि हाँ भी गेम करना है, बस वैसे एक दिमाग में था अभी हाँ खेलना है। ठीक है। तो मुझे मौका मिला कोडोकान जूडो इंस्टीट्यूट टोक्यो में ट्रेनिंग करने का, मैं वहाँ भी ट्रेनिंग की मैंने जाके। तो जब मैं उस ट्रेनिंग कर रहा था उसी दौरान मेरे ग्रैंडफादर वहाँ पे आए थे, तो उन्होंने मेरे को कहा था कि काम संभालना है इंडिया में, उन्हें संभालना है। तो उसके बाद मैं यहाँ आया, तो फिर मैं अनमने से मन से काम को उसको हाथ में लिया। मतलब ग्रैंडफादर के बोलने पर आप छोड़ाए, आपका सपना छोड़ दिया? एक्चुअली हमारी जो फैमिली है ना US में है सारी, ओनली इस टाइम मैं इंडिया में मैं हूँ अपनी फैमिली का। तो हम लोग बहुत पुराने हैं US में, हमारी फैमिलीज। ठीक है। लगभग आई थिंक 50 साल के नियर अबाउट तो हो गए हमारी फैमिली को US में, मतलब इस्टेब्लिश कर रखा अच्छे से। हाँ, वहाँ पे जितनी पीढ़ी यहाँ पे हैं हम पंजाब के उस रीजन से, उतनी ही पीढ़ी समझो वहाँ पे, यानी मेरे ग्रैंडफादर के बाद ग्रैंडफादर, फादर और हमारी जो जनरेशन और हमारे आगे वाले, हम चौथी पीढ़ी यहाँ पे हैं, पैरेलल पीढ़ी वहाँ पे है हमारी, यानी हम बराबर ही हैं। तो यहाँ पे हमारे जो खानदान है, और जैसे हमारे 3 ही घर हैं, मेरे ग्रैंडफादर और 3 ब्रदर हैं, उनका एक एक यहाँ पे मेंबर रहता है। वो ज़मीनें, हम लोग अपनी ज़मीनें के कारण यहाँ पे हैं, क्योंकि हमारी ज़मीनें, हमारे बुज़ुर्गों ने अच्छी खासी ज़मीनें खरीदी हैं, बनाई हैं, और हम उनके देख रेख या खेती हम लोग करते हैं उसके देख। बेसिकली उस टाइम में ग्रैंडफादर को कोई नज़र नहीं आया कि इंडिया में भी खुद की ज़मीनों का एक सही यूज़ कैसे किया जाए। एक्चुअल में क्या था, वो सब जैसे जो हम ग्रैंडफादर के 5 पोते हैं, ठीक है, 4 US में हैं। उस टाइम 3 तो बहुत छोटे थे, बहुत ही छोटे थे, और मैं और मेरा छोटा ब्रदर था वो US में था। मैं उस टाइम समझो कि मैं ग्रेजुएशन में था उस दौरान, तो मैं ही बड़ा था सबसे। तो उन्होंने मेरे को कहा यार, एक बार तो मैंने उनको जवाब भी दिया, तो वो बोले यार मेरे जीते जी ताला ना लगाओ, यहाँ मेरे जाने के बाद लगा देना। तो मुझे थोड़ा सा उस चीज़ ने बड़ा, और मेरा थोड़ा अपने ग्रैंडफादर के साथ बहुत ज़्यादा लगाव था, मैं मना नहीं कर पाया, मतलब ना नहीं कर पाया। तो फिर यहाँ के क्या स्टार्ट किया, गेम छोड़ दिया? तो गेम छोड़ दिया, तो मैं ना काफ़ी अनमने से ढंग से करता रहा इस काम को। ठीक है। तो गन्ना काफ़ी लगाते थे हमारे बुजुर्ग, क्योंकि पैटर्न था, गन्ने आलू के बाद गन्ना लगाते थे वो लोग। तो मैंने देखा कि यार
वही रूटीन चला रहा है। गन्ने की पैसा क्या आता था, 1 साल में आता था। आपने फेब में गन्ना लगाया, अगले साल मार्च में गन्ना हार्वेस्ट होना, उसका मार्च में पेमेंट आनी। इन्वेस्टमेंट पूरे साल की है। और वो मार्च में क्या करता था मिल, कई बार जो मार्च में गन्ना या फरवरी में गन्ना हमने हार्वेस्ट किया, उसकी पेमेंट ही रोक लेते थे। और वो जाके 6-6 महीने बाद पेमेंट देते थे। मतलब किसान को एक किस्म से ठगा जाता था। ठीक है। तो मैं बोला नहीं यार, ये काम नहीं करना अपन। तो अपन ने फिर थोड़ा सा आलू की तरफ कंसंट्रेट करा, आलू लगाया। तो बाद में समझ में गई यार ये बीज कहाँ तैयार होता है, क्या होता, कैसे होता है। तो फिर इसके, मैं तो ऐसे खिलाड़ी आदमी था, तो मतलब दिमाग में एक वो तो था कि पीछे हटने वाला तो मतलब ही नहीं था कोई, कि यार फेल हो जाएंगे, कोई ऐसा सोचा। अब आ गए तो अब करना ही है। नो मतलब ही नहीं था। मतलब बहुत मजबूत ब्रेन था ना, कोई ऐसा तो था ही नहीं है कि इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी। तो मैं अपना इसमें इसकी स्टडी वगैरह की, जलंधर गया तो मैंने वहाँ से पता कि नया बीज चाहिए। वो कहता नया ये ले जो। मैं बोला यार नया ये ले जो, ये क्या चक्कर है। वो फिर मैंने उसकी स्टडी की, पता लगा साइंटिस्टों की ये ऐसे होता है, G0 से तैयार होता है। फिर मैंने फर्स्ट ईयर 3 एकड़ लगाए बस। उसके बाद तो आज लगभग 225 एकड़ पे हम काम कर रहे हैं पोटैटो सीड का। बहुत बड़ी जर्नी रही होगी। पर पता नहीं लगा, ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल देखा मुझे यही नहीं पता लगा वो 20-25 साल निकल कैसे गए मेरे कमर के ऊपर, मुझे नहीं पता, फील ही नहीं होता। कभी ये रिग्रेट नहीं हुआ जैसे आपने बताया आपके फ्रेंड आज? अरे नहीं, वो हम मिलते हैं, वो उन लोगों को मैं भूल नहीं सकता। वो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं, जो गेम का दौर था मेरी जिंदगी का सुनहरा दौर था, वो उन लोगों को मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि उन लोगों के साथ मैंने बहुत लंबा अरसा जिंदगी को बिताया है। और वो लोग जो है ना, देखो सब मजबूत तो थे ही, फिजिकली भी मजबूत थे, मेंटली भी मजबूत थे। एक अलग ही बाउंडिंग थी इन लोगों के साथ। आज भी हम मिलते हैं, फ़ोन से मिलते हैं, जैसे मिलते हैं तो एक अलग लेवल का हमारा ना कॉन्फिडेंस होता है जब मिलते हैं कि यार जैसे कोई चीज़ मायने नहीं रखती, ऐसे सोचते हैं कि कुछ है ही नहीं करना, क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं। तो सर वो 3 एकड़ में जब आप खेती कर रहे थे, 3 एकड़ में आलू लगाया था। आलू लगाया था, हाँ। आपने स्टार्ट सीड। तो उस टाइम मतलब कि मैं देखता हूँ कि ज्यादातर किसान खेती करते हो, खेती करते रह जाते हैं। वो पूरी उम्र उनकी प्रोडक्शन निकालने में ही चली जाती है, वो बिजनेस साइड कभी जा ही नहीं पाते, खुद को बिल्ड कर ही नहीं पाते। तो क्या गलती करते हैं वो लोग और आप कैसे खुद को बिल्ड कर पाए? क्या मतलब सोच में क्या डिफरेंस था? एक्चुअल में ना अपने को ऐसा लगा भी यार गढ़ में ढोल तो पड़ गया है, हाँ, अब इसको सुर में बजाएंगे। अच्छा। तो जैसे कि कोई चीज आप ना चाहते हो कि आपको सौंप दी गई भी ये तूने करना है, आपको पता नहीं है उसका, ऐसी बात नहीं। मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बहुत कुछ से खेती का सिखाया, मेरे फादर से मैंने बहुत कुछ सीखा। उनका बड़ा लंबा चौड़ा तजुर्बा था और शानदार तजुर्बा था। आप देखिए कि 3 कपड़ों में आके उन लोगों ने यहाँ पे इतनी बड़ी लैंड होल्डिंग तैयार कर दी, एक अनजान जगह में आके एक जंगल को आबाद कर दिया। वो लोग मतलब किस लेवल की उनकी इच्छा शक्ति होगी, कितने मजबूत लोग होंगे वो लोग। आप आज की डेट में भी आप दूसरी जगह जाके बसते हैं ना तो 100 बार सोचते हैं, वो भी जंगल में। और वो लोग जंगल में, तब कोई सुविधा भी नहीं थी उन लोगों के पास। आप सोचो कि उन लोगों ने कितनी स्ट्रगल की होगी। तो ऐसी बात नहीं, बहुत मजबूत डीएनए के लोग हैं हम लोग, ऐसी बात नहीं। तो वो लोग बड़े मजबूत थे। तो मेंटली हम लोग आगे, नेचुरली बात है, तो बच्चे तो होंगे ही ऐसे। तो आया जब ये जो 3 एकड़ वाला है ना, जब पहली बार 3 एकड़ में सीड लगाया तो मन में एक ख्याल आया यार खरीदेगा कौन। रात को नींद नहीं आती थी, 700 कट्टे की प्रोडक्शन आई थी, क्योंकि इसका टाइम पीरियड होता है कि इसका लगभग 70 दिन तक, हम 65 से 70 दिन तक, वो वैरायटी थी पुखराज, उसका पत्ता काट देते हैं ताकि वो वायरस फ्री रहे। जब वो लगभग 700 पैकेट तैयार हुए तो उसमें सारे साइज थे, तो सोचा यार ये खरीदेगा कौन, मेरे कोई जानता ही नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ से बंदे आए, शाहबाद की पार्टियों ने अपने आप खरीद लिया बीज। ठीक है, वो आए और उन्होंने वो ले गए। उसके बाद नहीं मैंने पीछे मुड़ के देखा। उसके बाद तो मुझे नहीं पता ये कैसे सिस्टम जुड़ता चला गया, कैसे लोग जुड़ते चले गए और कैसे अपने आप लोग आते चले गए, और एक ऐसा सिस्टम बन गया कि अब मैं इस साल 2.25 एकड़ लगा रहा हूँ। अभी हमारी प्लांटिंग चल रही है। आज देखो नवंबर का 18 तारीख है और हमारा टारगेट है हम 24 तारीख तक क्लोज कर देंगे। शायद हम 24 तक तो हम क्लोज कर लेंगे। आप सोचो कि हम लगे कब थे, हम 12 अक्टूबर को सोइंग स्टार्ट की थी हमने। तो ऐसे इस काम में हम लोग जब अब इस काम में आए हैं तो बहुत मज़ा आता है भाई, बहुत अच्छा फील होता है। मतलब कोई ये नहीं होता, महसूस होता कि हम लोगों ने ना कि यार लाइफ दूसरी होती। मुझे लगता है यार ये लाइफ बड़ी अच्छी है
मेरी सारी फैमिली यूएस रहती है, मुझे कभी नहीं ऐसा महसूस हुआ कि मुझे उनके पास रहना चाहिए। मैंने आधी दुनिया पैरों के नीचे से निकाल दी है। अभी मैं यूरोप गया हुआ था, पीछे पोटैटो यूरोप था, मैं यूरोप गया, अपने काम तक ही सीमित था, अपने यूरोप वहाँ पे पोटैटो के फील्ड्स वगैरह जो भी घूमे या जो वहाँ पोटैटो का फेयर था वो देखा, साइंटिस्टों से बात की या लोगों से इंटरेक्शन की। उसके बाद ये नहीं मैंने सोचा कि यार घूमेंगे ये करेंगे, फ़्लाइट पकड़ी वापस आ गया। मुझे अपना अक्टूबर से हमारी सोइंग स्टार्ट थी, तो मुझे अपना क्रॉप प्लान तैयार करने थे कि हमें ये करना है वो करना है। वहाँ से एक अलग सा विजन लेके आए कि यार इस तरह से करना, नहीं कुछ चीज़ की सीख के बहुत कुछ देखा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ आपने देख ली ना वो आपके दायरे में आ गई। ठीक है, सुनने की बजाय जो चीज़ आप देख लो ना वो आसानी से इंसान अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकता है उसके अंदर। आलू का बिजनेस काफ़ी रिस्की माना जाता है, इसमें उतार चढ़ाव बहुत, रेट्स का काफ़ी अप डाउन हो जाता है। क्या आपने भी कभी देखे हैं, लॉस देखे हैं अपनी जर्नी के दौरान? बहुत लॉस देखे हैं। 2016 से लेके 2018-19 थोड़ा ठीक हो गया था, वो भी लास्ट फेज में आके हुआ था जब अक्टूबर लास्ट नवंबर में थोड़ा सा रेट ठीक हो गए थे। 14 में तेजी थी, 15 ठीक था, 16, 17, 18 मैंने 2.5 करोड़ रुपया घर से दिया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, हिल गए थे, मतलब फाइनेंशियली हिल गए थे। क्या प्रॉब्लम रही, क्या रीज़न रहता है कि लॉस होने का? एकदम पाइपलाइन एक्चुअल ना, जब बहुत ज़्यादा मार्केट में पोटैटो आ जाए या लगाई ज़्यादा, एरिया ज़्यादा लग जाए, यानी डिमांड कम हो सप्लाई ज़्यादा हो, ठीक है, तो वो कर, तो क्या है लगातार 3 साल तो इतना बुरा हाल रहा आलू का कि किसी ने भी पैसा नहीं कमाया। जिसने भी आलू को जिस तरीके से हाथ लगाया, चाहे वो बारदाने वाला था वो भी घाटे में गया, सूतली वाला था वो भी घाटे में गया, हर चाहे वो स्टोर वाला था वो भी घाटे में गया, क्योंकि स्टोर में लोग माल छोड़ के भाग जाते थे। यानी हर आदमी ने घाटा सहा। ये नहीं है कि ग्रोवर ने सहा, ये सीड ग्रोवर ने सहा है, नहीं, फार्मर ने बहुत ज़्यादा घाटा सहा। अब फार्मर का 200 रुपये का पैकेट बिक रहा है, तो फार्मर में कहाँ कैपेसिटी है सीड खरीदने की। तो अब सीड नेचुरली अपने आप ही मंदा आना था। सीड ग्रोवर ने जोर लगा के 300, 400, 200 रुपये तक उन्होंने भी आलू बेचा। ले जो भाई, अब वो जब बल्क में माल और तो वो फिर लगाए जा रहे हैं 3 साल तक, जब तक कि एक पोखराज वैरायटी की पाइपलाइन ही खत्म नहीं होगी। 20 में जाके फिर तेजी आई आलू। उस टाइम तक काफी नुकसान होता, बड़ा नुकसान सभी का हुआ, सभी का। कोई इंडिया में ऐसा ग्रोवर नहीं है सीड का जो कह दे मुझे नुकसान नहीं, सबका हुआ। तो उस टाइम ऐसा नहीं हुआ कि इस बिजनेस से निकल जाते हैं, घाटे की तरफ ही जाए जा रहे हैं? नहीं हुआ। मैं सोचा 1-2 बार यार ये तो कि, बल्कि मेरी मिसेज भी मेरे को बोली, कहती आपको फिर लगाने की क्या जरूरत है, इतना आलू लगाने की जरूरत नहीं है कि जब अपने को हर साल ही लॉस हो रहा है। तो मैं बोला भी देखी जाएगी। आलू वाला जो आदमी होता है ना वो आलू के बिना नहीं रह सकता। कोई चाहे वो फार्मर है जिसने आलू लगाना शुरू कर दिया, वो आलू के बिना नहीं रह सकता। चाहे वो साइंटिस्ट है, कोई भी आदमी आलू वाला जो आलू को जानता है वो आलू के बिना नहीं रह सकता। आलू के खेत अच्छे लगते हैं अपने आप में ही, चाहे घाटा हो जाए पर अच्छे लगते हैं। तो उस टाइम दिमाग में ऐसा यही आया कि हमने फिर और तरीके से सोचा। हमने भी क्या किया, उसकी प्रोडक्शन बढ़ानी शुरू कर दी। घाटे में जा रहे और प्रोडक्शन और बढ़ानी शुरू कर। उसका रीजन ये था कि सीड बच रहा है, ठीक है, हमने उसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। और क्या करते, ठीक है। 20 में जो तेजी आई ना, क्योंकि ऑलरेडी पाइपलाइन खाली हो चुकी थी 19 तक सारी। 19 एंड में पैसा कमाया, 19 एंड में रेट आ गया था, जब अक्टूबर के एंड में नवंबर के स्टार्टिंग में, ठीक है, गुजरात की पार्टियों ने थोड़ा अच्छे रेट में आलू, क्योंकि डिमांड बढ़ गई और आलू कम था सीड। 20 में जो तेजी आई फिर 20 में बहुत तेज अच्छा पैसा कमाया। वो पिछले घाटों को पता ही लोग पहुँच गए, कहानी सारा कवर कर दिया, आलू कवर कर दिया। आलू का सिंपल सा फार्मूला है, लगाते रहो, नुकसान होगा तो फायदा भी यही देगा। एक और है, जो चीज़ आपकी जहाँ पे खोई है वहीं से मिलेगी, दूसरी जगह ढूंढोगे जाके वहाँ नहीं मिलेगी। अगर आलू में लॉस हुआ है तो आलू ही पूरा करेगा। अच्छा, ये तो ऐसा है, बर्तनों को कब सड़क पे ले आए ये नहीं पता, और कब अंदर ले जाए तो ये नहीं पता। आलू जबरदस्त क्रॉप है अपने आप में। तो सर जो उस घाटे के टाइम आप लगातार बने रहे मार्केट के अंदर, शायद उसका भी फर्क पड़ा हुआ कि आज आप जहाँ पहुँचे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसका क्या फर्क पड़ा है कि वो जो मंदे में सीड चला गया ना लोगों के पास, स्प्रेड हो गया, वो सस्ते में स्प्रेड हो गया, तो उसने परफॉर्मेंस दी, तो लोगों ने
मतलब उसको हमें देख शुरू किया, हाँ भी यार ये भी सीड ग्रोवर है। तो पंजाब से हमारे पास बेनिफिट ये मिलता है क्योंकि नीचे आलू लगता है मैक्सिमम। जैसे यूपी हो गया आपका मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, या आपका कर्नाटका हो गया, इधर आपका ऊपर साइड में बंगाल हो गया, तो इधर आलू लगता है। तो हमारा जो रीजन है ना, हरियाणा पंजाब का तो बहुत छोटा सा रीजन है आलू। हम तो आलू बहुत थोड़ा सा ही है ना हमारा शेयर, तो ना के बराबर ही है, थोड़ा सा है हमारा पूरे इंडिया के उस शेयर में। तो ना वहाँ पे चला गया जब आलू, तो वहाँ पे उन लोगों ने हमें फिर एक बेनिफिट हुआ है पंजाब से और हमारे यहाँ से ना, ट्रांसपोर्टेशन में 50 रुपये का फ़र्क है। ठीक है। तो एक तो हम उनको सीड दे रहे, ऊपर से उनको 50 रुपये भी बच रहा है ट्रांसपोर्टेशन का, तो वो भी एक सीधा सा मार्जिन है उनका 50 रुपये। तो ये भी एक कारण था कि वो लोग ना थोड़ा सा जुड़ने शुरू हो गया आहिस्ता। और अब आपके सामने ये पीछे ये अभी लास्ट गाड़ी है, ये जानी है अभी, बस अभी आज शाम को लोड हो जाएगी। तो ये जो है ना, मतलब बिहार, ये सब अपना कहाँ इंडिया में दे रहे हैं फिलहाल आप? इंडिया में महाराष्ट्र को छोड़ दो एक, बस इंडिया का ऐसा कोई भी नॉर्थ ईस्ट तक कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जिसमें हमारी प्रेजेंस ना हो। कहीं ज़्यादा कहीं कम है जरूर हम वहाँ मौजूद। सर ये कनेक्शन कैसे ढूंढते हैं आप इतनी दूर दूर के लोगों? कनेक्शन का मैं आपको बता देता हूँ जी, कनेक्शन की भी वो आपको बता देता हूँ। कुछ तो वो था, एक हमारी जो डिपार्टमेंट है ना, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा, ठीक है, उन्होंने एक ना ऐसा बनाया था, उनके डीजी थे डॉक्टर वो अर्जुन सिंह सैनी। उनका एक दिमाग में ऐसा था, उनके एक सोच थी कि ना जब पंजाब वाले इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं पूरे इंडिया को सीड देने का, तो हम क्यों नहीं? सेम ही रीजन तो है, सेम ही क्लाइमेट है। तो उन्होंने ऐसा एक यहाँ पे पोटैटो टेक्नोलॉजी सेंटर खोला श्यामगढ़ में। फिर उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो सिप इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, ठीक है, उनसे उन्होंने टाई अप किया। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर जो है वो पेरू में है, तो उन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट लेके आए, तो वो ये सीड ग्रोवर्स को उन्होंने डेवलप करना शुरू किया। तो मैं स्टार्टिंग फेज में जब वो उनका स्टार्ट हुआ, मैं उनके टच में आ गया था बाय चांस। मुझे लगता कि सबसे जो पुराने सिप के साथ काम करने वालों में मैं सबसे पहले वाला हूँ। ठीक है। तो मैं आपको एक और बात बताऊंगा अभी चलते चलते इसमें से। तो सिप के थ्रू जी मुझे लोगों से या डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर हमारा जो है उनका और उनके साथ जो मुझे लोगों से स्टेट में जाने का अवसर मिला। गुजरात में, आपका ये नॉर्थ बंगाल में, उड़ीसा में, तो इधर मुझे वो लेके गए हमें। स्टेट मतलब स्टेट स्पॉन्सर था हमारी, तो हमें बाकायदा बायर लेके जाते थे, हमें अच्छे होटलों में ठहराते थे। उन्होंने हमारा बहुत लोगों के साथ इंट्रैक्शन कराया और हमने वहाँ पे सीड थोड़ा थोड़ा उन्होंने देना शुरू किया। तो सीड क्लास था अपने आप में, तो क्योंकि हमारे जो डिपार्टमेंट का चेक था ऊपर सिप का चेक था, तो सीड का क्लास था। ठीक है। तो सीड स्प्रेड होना शुरू हो गया, तो डिमांड बढ़नी। तो लिंक जो बनवाए हैं स्टार्टिंग फेज के, वो हमारी सरकार और सिप ने बनवाए किसानों के। तो हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो फिर हमने कुछ अपने लेवल पे फिर एफर्ट करने शुरू कर दिए, हम खुद ही जाने लग गए। फिर जब रास्ता मिल जाता है, फिर ऐसे जैसे अभी एक वैरायटी आई है, अभी बड़ी मशहूर है इस टाइम इंडिया में, कुफरी उदय के नाम से, जिसका कोड नेम जो था वो था 7008। ठीक है। आज बहुत मशहूर है, अर्ली बल्कर है, हीट टॉलरेंट है, उससे जल्दी कोई वैरायटी तैयार नहीं होती। कितने दिन में तैयार हो जाती है? ये लगभग अपना अगर इसको कच्चे में उखाड़ो तो 55 दिन में हाथ में आ जाती है, 85 दिन में पक्के में हाथ में आ जाती है। ठीक है। बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत ही शानदार। ये कच्ची पटाई और पक्की पटाई में क्या डिफरेंस क्या होता है? कच्ची पटाई क्या है कि आपने 55 दिन में आलू का जिस छिलका कच्चा होता है कि फ्रेश के लिए बेच दिया। अभी पटाई हुई आपकी नवंबर में, ठीक है, या नवंबर लास्ट में, या अक्टूबर इसमें दिसंबर फर्स्ट वीक में, और सीधा उसको खाने के लिए भेज दिया। पक्की पटाई क्या होती है, उसमें से कुछ उसका स्टोरेज में चला जाता है वो आलू, कुछ फ्रेंच फ्राइज वाले प्रोसेसिंग वाले स्टोरेज में रख लेते हैं। पक्की पटाई का है उसका वो पक जाता है, छिलक पक जाता है उस आलू का, छिलका तैयार, वो सारे साल के लिए रह जाता है। कच्ची पटाई का आलू पूरा वो तो थोड़े दिन के लिए होता है, बस सेल्फ लाइफ कम होती है, वो बहुत ज़्यादा कम होती है, बस वो तो खाने के लिए है, बस फटाफट कंज्यूम करो। टेबल पोटैटो के लिए ज़्यादा बेटर कच्ची पटाई। टेबल पोटैटो नहीं, प्रोसेसिंग के लिए भी कच्ची पटाई। LR एक वैरायटी है जिसकी चिप्स बनती है, वो लगभग 75 से 80 दिन में उसकी हार्वेस्टिंग
करते हैं किसान, ठीक है। पेप्सी वगैरह, बालाजी, इनको देते हैं वो किसान। वो दिसंबर 15 के आसपास उसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है, वो भी कच्ची पिटाई होती है उसकी। शायद मैं एक चीज़ समझ पा रहा हूँ कि किसान और जो मैंने आपसे सवाल किया था कि एक बिजनेसमैन के सोचने में क्या डिफरेंस होता है, आप जब इस फील्ड में घुसे आप ये भी चीज़ नोट करते चले गए कि प्रोसेसिंग में कौन सी वैरायटी जा रही है, किस चीज़ की किस सेगमेंट में डिमांड है, उनके सीड में भी आप धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो गए और धीरे धीरे अभी आप फिलहाल शायद गवर्नमेंट के पास भी अपना आलू जा रहा है। हमारा त्रिपुरा में जा रहा है, गवर्नमेंट की डिमांड पे, सप्लाई पे जा रहा है हमारा आलू, त्रिपुरा में जा रहा है। ठीक है। एक्चुअल में क्या है, प्रोसेसिंग में हमारा बड़ा अच्छा खासा काम है। ठीक है। इस साल हम प्रोसेसिंग का लगभग 60 पैसे आलू प्रोसेसिंग का कर रहे हैं। डायरेक्ट है, A B C ऐसे होता है प्रोसेसिंग का। A कंपनी होती है, B बीच वाला बंदा होता है, वो करवाता है C से। हम A C हैं, B नहीं है हमारे बीच में। अच्छा। मैं डायरेक्ट कंपनी को, पार्टी को देता हूँ। मतलब जो अभी कुछ नई कंपनीज आई हैं उनके साथ डायरेक्ट है, मैं उनकी सीड पाइपलाइन तैयार कर रहा हूँ। ठीक है। कि मैं उनको सीड G0 के बाद G1 G2 G3 उनको सौंप क्या होता देना। है सर ये जी का कंसेप्ट क्या है? ये टिश्यू कल्चर से ना, एक्चुअल टिश्यू कल्चर का जो सीड का तरीका है वो यही है। पहले तो प्लांट्स होते हैं, इनविट्रो प्लांट, जो उससे जो तैयार होता है उसको नेट हाउस में प्रोटेक्टिव लगाते हैं, नेट हाउस में लगाते हैं या एरोपोनिक यूनिट में लगाते हैं या कोकोपिट में लगाते हैं। 3 तरीके से होता है प्रोटेक्टिव है सारा। तो उससे जो तैयार होता है वो सीड तैयार होता है, G0 कहते हैं उसको। ठीक है। G0 को ओपन फील्ड में लगाया जाता है। तो G0 से तैयार होता है G1 क्लास। G1 क्लास। ठीक है। G0 को न्यूक्लियस क्लास भी कहा जाता है। तो G1 क्लास के इसका मेथड ये है हमारे सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार कि 1/5 यानी एक सीड से 5 सीड तैयार होंगे, यानी एवरेज में 1 एकड़ से 5 एकड़ का सीड काउंट किया जाता है। ठीक है। तो G0 के बाद G1 के बाद G2, 2 को लगाया 3 मार्केट के लिए भेजते हैं, मतलब किसानों को लगाए, वो चाहे उसको 3 साल लगाएं, कुछ नहीं बिगड़ता उसका। मतलब बहुत से लोग ये 3 लगाया, अगले नेक्स्ट ईयर फिर कच्चे में लगा कर निकाल देते हैं, जबकि उसको 3 साल कुछ नहीं बिगड़ता। मतलब 3 जनरेशन मल्टीप्लाई होती है और फिर किसान के पास ये एक्चुअली 6-7 जनरेशन तो कुछ नहीं, 6 जनरेशन तो बिगड़ता कुछ नहीं इसका। ठीक है। ठीक। हाँ, अगर अच्छे से संभाल, बहुत से लोग ये ऐसे हैं जो 10-10 जनरेशन चलाए रखते हैं, कुछ नहीं। ठीक। तो सर एक मेरा ये सवाल है कि ज़्यादातर नॉर्थ बेल्ट के अंदर जो खेती का स्ट्रक्चर है, गेहूं धान की खेती करते हैं, हर साल महंगाई 10% की दर से बढ़ती है। उसी हिसाब से शहरों में जितने भी उद्योगपति हैं वो अपनी बिजनेस की स्ट्रेटजी बनाते हैं, अपनी इनकम बढ़ाने पर काम करते हैं। पर मैं देख रहा हूँ किसानों का फोकस पिछले कई सालों से यही रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ानी है, और उस प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में फर्टिलाइजर ज़्यादा डाल रहे हैं, इनपुट कॉस्ट ज़्यादा हो गई है। प्रोडक्शन नो डाउट पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, बट क्या इनकम किसान की बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, वो बड़ा सवाल है। देखिए क्यों वो प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं कि उनको इनकम नहीं हो रही, पैसा नहीं बन रहा उनका। ठीक है। तो वो सोचते हैं प्रोडक्शन बढ़ाएं तो पैसा तो बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से इनकम नहीं बढ़ी। जी सर। अगर आप गेहूं और धान पे केंद्रित करें, किसान जो कर रहे हैं उनमें उनको बस्ता कुछ नहीं है। सिंपल सा फार्मूला आपको बताता हूँ। हमारा जो किसान जिस पे अपनी ज़मीन है वो ही सोच लेता है यार ज़मीन तो घर की है। 60,000 एवरेज में जीरी निकल गई, राइस निकल गया, और 50,000 की गेहूँ होगी। वो जो खर्चा काउंट करता है ना, वो अपनी ज़मीन को काउंट नहीं करता, लैंड रेंट काउंट नहीं करता वो। इसलिए वो मन में यही रहता है उसके, हाँ यार बच गए अच्छे खासे। अगर हम मान लो सपोज करो आज की डेट में ओपन मार्केट में लैंड रेंट 60 से 65,000 है। हाँ, अगर हम 60 से 65,000 काउंट करें लैंड रेंट, सपोज करो हमारी 60,000 की राइस होगी और 50,000 की वीट होगी, 1,10,000 हो गए। ठीक, आपका 65,000 लैंड रेंट निकाल दो। 60 से 65, वैसे कई जगह तो बहुत ज़्यादा है जी सर, तो एवरेज निकाल लेते हैं आप। तो आपको कितना पैसा बच गया? 55,000। 55 बचा नहीं, कितना 60,000 रेंट कट गया तो 50,000। 65,000 अगर रेंट करो 45,000 रुपया बचता है। 45 में से 22,000 रुपया आप जीरी का खर्चा काट दो। ठीक है सर। इतने आप गेहूं का निकाल दो, क्या बचा? घर से कपड़े भी अपने पड़वा के जाओगे। 10-15,000 रुपये कुछ भी नहीं, 10-15,000 ब्याज बट्टा रहा हो ना रकम का। आपने जो कॉस्ट लगाई, इनपुट लगाया, उसका ब्याज बट्टा लगाओ आप। बचा क्या साल के बाद आपको? जी सर। इससे मतलब कुछ नहीं बचता। हाँ, 3 क्रॉप पैटर्न में ये है कि जैसे अब धान हम लगाते हैं,
और फिर हम लगाते हैं पोटैटो। ठीक है। गवर्नमेंट का भी एक रेट है मिनिमम। गवर्नमेंट अगर रेट डाउन हो जाता है, अगर आप पुनः पोर्टल कराया है, तो भाव अंतर योजना के तहत हमारे हरियाणा सरकार पैसा देती है। कई बार आगे पीछे हो जाता है पैसा, देखिए वो अलग इशू है एक, पर देती है, ऐसी बात नहीं देती है सरकारें। जो उन्होंने बोला है वो दे देते हैं। तो अभी मान लो सपोज कीजिए आपका 4 रुपये आलू हो गया मार्केट में, 400 रुपये क्विंटल। भाव अंतर के तहत आपका है 7 रुपये, तो गवर्नमेंट 3 रुपये डालती है, 300 रुपये, तो आपको 700 रुपये। अगर आपका 150 क्विंटल एवरेज भी आपने निकाल ली, वैसे तो 100 एवरेज 120 काउंट करते हैं वो, तो 12 से 84, 120 तो 84,000 का आप आलू भी, यानी आपने जो लागत मूल्य लगाया थोड़ा बहुत फिर भी आपका बच जाएगा आपको। अगर मतलब जैसे रेट सही आ जाता है फिर तो अच्छा खासा बच जाता है आलू में, ऐसी बात नहीं है। आलू आपके खेत में होना चाहिए, लॉस कभी नहीं देता। अगर क्वांटिटी नहीं है खेत में फिर तो लॉस ही लॉस है, सिंपल सी बात है। रेट होने का है, अगर हुआ तो रेट कम भी हो तो भी बचा ले जाएगा। आपके खेत में आलू मतलब कम है, रेट बहुत ज़्यादा हुआ तो उसका फ़ायदा भी कुछ नहीं है। मतलब प्रोडक्शन सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। हाँ। जो जेनेटिक पोटेंशियल है वो टच करना ही पड़ेगा, वो तो है ही है। तो उसके बाद क्या है, आलू वाले के बाद आपको मक्का लाने का मौका मिल जाता है। ठीक है। एक साल में 4 फसलें होंगी। अभी कुछ टाइम से 4 फसलें ना, सॉरी 3 फसलें। एक साल में 3 फसलें ले रहे हो आप। ठीक है। पहली फसल आप रेंट में निकाल दो, 2 फसलों के आप कोशिश पे, जैसे आलू है आपका, नहीं सॉरी मक्का है, मक्का एवरेज लोगों का 70-75 हज़ार का निकल जाता है एवरेज। अगर उसमें से हम उसको ना हर फसल को 3 भागों में बांटे, जैसे राइस है, उसमें से आपने 60 हज़ार 20 हज़ार रुपये खर्चा आ गया, 20 हज़ार रुपये उसमें से आपने खर्चा वो निकाल दिया, रेंट निकाल दिया, 40 बच गया आपके पास। 40 में से 20 हज़ार खर्चा निकाल दिया आपने, तो 20 तो आपको प्रॉफिट आ गया उधर से। फिर आ जाओ आप आलू एवरेज आलू अगर आपका 7-8 रुपये भी बिक रहा है, तो अगर आपका 1 लाख रुपए को भी आलू होता है, तो उसमें से अगर रेंट और ये सब निकालने के बाद भी 20-25 हज़ार आपको वो छोड़ जाता है। राशन आलू की बात कर रहा हूँ। ठीक। 20 और 25 45। फिर आ जाओ मक्की पे, आप 20 हज़ार उसका खर्चा निकाल दो आप। ठीक है। 20 हज़ार रेंट निकाल दो आप। अगर आपकी 70 हज़ार का भी हो गया, 30 हज़ार वो छोड़ गया आपको। 45 और 30 75 हो गया। 75 हज़ार तो अपने नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे, रेंट भी अपनी ज़मीन का निकाल लेंगे आप, खर्चा भी निकाल लेंगे। 3 क्रॉप सिस्टम आपको जो है ना वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट की तरफ लेके जाता है, यानी बचा ले जाता है आपको। मतलब 15,000 से जो पहले किसान कमा रहा था रेंट के बाद, वो 75,000 तक हो सकता है अगर सारी चीजें सही तरीके से करें। मतलब 5 टाइम इनकम होगी। हाँ, प्रॉफिट मार्जिन होगी। हाँ। और वही 1 साल की ड्यूरेशन है, वही लाइट सनलाइट है, वही इरिगेशन है, केवल हमें क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज करना। मतलब उसके लिए ये नहीं है कि आप आराम से बैठे हो। हाँ जी सर। आपको फिर जब जो 3 क्रॉप लगाने वाला बंदा है ना, वो आराम से नहीं बैठता। ठीक। उसका उसका दिमाग अगर चलता ही रहता है कि अब ये करना है, उसको पूरे साल का उसका पैटर्न दिमाग में होता है कि मुझे ये क्रॉप इस टाइम लगा के वेली करनी है, ये हार्वेस्ट करनी है, क्योंकि मुझे इतने टाइम के अंदर अंदर ये क्रॉप लगानी है। तो पूरा वो ऐसी बात नहीं, मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं किसान। सर मैं एक ये और चीज़ समझना चाहूँगा, एक गेहूं दान की खेती करते हैं और एक 3 क्रॉपिंग पैटर्न पे अगर हम जाते हैं, हमारी मिट्टी के लिए कौन सा अच्छा है? किस में मिट्टी एक्सप्लॉइट होती है? किस में 3 फसल लेंगे तो खुराक ज़्यादा नहीं उठा लेगा कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम नहीं हो जाएगी? अगर देखिए वहाँ बात आती है तो ना, देखिए अगर हम गेहूँ लगाते हैं ना, उसके बाद हमारे पास एक टाइम होता है। मान लो हमारी गेहूँ हार्वेस्ट हो गई है अप्रैल लास्ट में, तो मई और जून का जो महीना होता है ना, इसमें बहुत हीट पड़ती है। उस टाइम हम अच्छी बहाई करके ना गेहूँ, ये जो ज़मीन है ना, उसको खुला छोड़ सकते हैं कुछ टाइम के लिए, या उसमें ना ढांचा वगैरह बिजाई कर सकते हैं उसमें। ठीक है। तो वो अगर उस नज़रिए से देखा जाए तो उस नज़रिए में यह है कि आपकी ज़मीन जो है ना उसकी यानी कि उसको सैनिटाइज हो जाती है उस दौरान, वो अच्छी तरह सोलराइजेशन। बिल्कुल। पर जहाँ पैसे की बात आती है तो 3 क्रॉप पैटर्न पे जाना ही होगा। 2 क्रॉप पैटर्न में आपको बचता ही कुछ नहीं, जो कैलकुलेशन कर लो तो फिर वैसे इससे अच्छा ठेके भी दे दो ज़मीन। और जो 3 क्रॉप पैटर्न है, इसमें जो इतना सारा जो क्रॉप स्टबल्स निकलता है, उसको फिर जड़ाते हैं किसान या क्या करते हैं? पहले जड़ाते थे। ठीक है, पहले जड़ाते थे, ऐसी बात नहीं है। और रही बात आज आलू वाले किसानों के लिए, पराली हम मानते हैं कि पॉइजन है हमारे लिए, तो ठीक है, आलू वाले किसान के लिए तो जहर है।
इसको तो बेल बनवा के बाहर निकाल दो, बीच में इसको नपना या बीच में लगाना, इसको वो डालना, ये हमें नहीं लगता भी कहीं सही है। मतलब इस पे भी बहस है वैसे तो बहुत तरह की, पर आलू वाले किसान के लिए ये अच्छी नहीं है, और क्रॉप के लिए अच्छी है। क्या साइड इफेक्ट होगा सर अगर इसको जैसे ये रोटावेटर वगैरह के साथ मिक्स करके इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए, तो उसका आलू पे कोई असर आएगा? नहीं, आलू पे असर तो आएगा ही आएगा। फंगल डिजीज काफ़ी आ जाती हैं नीचे ज़मीन में। अच्छा। काफ़ी, जैसे सिंपल से पराली के अंदर ना शीट ब्लाइट होती है, ठीक है, आती है, मान लो अगर पैडी के अंदर आती है डिसीज है, तो ये डिजीज आई तो इसके जो वो स्पोर है वो तो पड़े हैं पराली में, वो पराली नप दिया अपने बीच में। जब उसको सूटेबल वेदर कंडीशन मिलेगी वो फिर आलू में रेजिक्टोनिया का रूप लेती है। ठीक है, राइजोक्टोनिया। हाँ, समझ गया। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, और आलू मतलब जितनी राइस की डिजीज होती है सारी पराली में ही आती हैं। ओके। तो मेरा मानना है पर्सनली, मेरा क्या, बहुत से किसानों का मानना है, हमारे जो सीड ग्रोवर हैं, बहुत बड़े लेवल के सीड ग्रोवर्स भी हैं जो वो भी कोशिश करते हैं कि जो टॉप सीड ग्रोवर्स है कि इसको ना बाहर निकालो खेत से। ठीक है सर। बीच में एक तो नपना, इसको आलू वाले किसान के लिए इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, टाइम बड़ा कंज्यूम होता है, इस पर फ्यूल बड़ा लगता है इसको ना संभालना, और इसको पहले नीचे दबा के फिर खेत को तैयार करना बहुत बड़ा चैलेंज। तो कैसे करते हैं सर अभी? हम लोग तो बेल बनाई बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, बेल बनाई बाहर निकाल, उसके बाद हम रूटीन में जो काम करते हैं बाही का वो करते हैं। हम इसको जमीन में नहीं नपते कभी। ठीक है, प्लॉइंग करते हैं खेत की, ऐसी बात नहीं, डिप्लो करते हैं, पर इसको तो हम बाहर निकालते हैं पराली को। ठीक है भाभी, हम तो ये भी बोलते हैं भाई हमसे तो पैसे ले जा उठाने के भी, ले जा, पर इसको हाँ उसको हम अंदर करते हैं। वो जो होती है ना अपनी ये मक्के वाला, मक्के के बाद वो मक्के का रेसिड्यू जो होता है ना, उसको हम अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। बिल्कुल, पानी छोड़ के सीधा अंदर ही डाल देते हैं उसको। तो हम उसको नहीं, हम क्योंकि इतना मैनेज नहीं होता उस टाइम, बहुत ज़्यादा हो जाता। तो सर इसमें टाइमलाइन कैसे रहती है? हमें 3 फसल लगानी है तो शायद जुलाई से धान स्टार्ट हो जाता है, ट्रांसप्लांटिंग जून से नर्सरी डलती है ना? नहीं। अच्छा, जून 10-15 से स्टार्ट हो जाता है ना, नर्सरी तो मई में डलती है ना। अच्छा, इसकी एडवांस चलती है थोड़ा? नहीं, सेम पैट, गवर्नमेंट का टाइम ही वही है। ठीक है, गवर्नमेंट के टाइम को फॉलो करना पड़ता है ना। ठीक है, आप उससे पहले लगा ही नहीं सकते, ना नर्सरी लगा सकते हो ना आप धान लगा सकते हो। गवर्नमेंट का जो टाइम पीरियड है 15 जून है गवर्नमेंट का, 5-4 दिन आगे पीछे हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो पूरा टाइमलाइन एक बार 3 फसलों की। हाँ, देखिए उसके बाद हम अक्टूबर से हम सीड ग्रोवर जो हैं हम टेम्परेचर पे चलते हैं। अगर टेम्परेचर हाई हम सीड नहीं लगाते। अब भी टेम्परेचर देखो नवंबर, आप हम 3rd फेज में, नवंबर के लास्ट की तरफ जा रहे हैं। कब होती है आलू की, मतलब आलू की बुआई तो वैसे ये 20 से स्टार्ट हो जाती है, अक्टूबर से। 20 अक्टूबर से? हाँ, 15 और 20 के आसपास टेम्परेचर वैसे 15 और 20 से स्टार्ट हो जाती है। तो फिर धान की शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी लगानी पड़ेगी? हाँ, 126 लगाते हैं, PR 126। एक तो उसकी पराली का जो वो भी कमी होता है। ठीक है, पराली भी कमी होती है उसकी। अच्छा, एक उसके अंदर खास बात, गवर्नमेंट ये वैसी धान है, ये गिरती नहीं है, लूजिंग नहीं आती बारिशों में, जैसे इस साल बहुत बरसातें हुई हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा बट्टी रोग आ जाता है, फाल्स मठ आ जाता है इसको। ठीक है, पर अब तो स्प्रे वगैरह से उसको कवर कर लेते हैं, पहले एडवांस में स्प्रे करके ना, फ्लावरिंग स्टेज से जस्ट पहले। ठीक है, बाहर निकलने से पहले जब वो मोटा होता है ना, वो नाली मोटी होती है, तभी स्प्रे करके उसको कंट्रोल कर लेते हैं। हमारे नहीं आया बिल्कुल भी इस साल। हाँ, तो ठीक है सर, हमने क्रॉपिंग पैटर्न समझ लिया। एक मेज के ऊपर नहीं जान पाया, मेज किस महीने में लगाया जाता है और कौन सी इसकी वैरायटीज वगैरह? मेज जो है वो 1 फेब से स्टार्ट कर लो। ठीक है, और आप 15 मार्च तक, हम तो 20 मार्च तक भी लगा देते हैं। ठीक है, लगा दो उसको, ठीक रहेगा। कोई अब तो ऐसी वैरायटीज आ गई हैं जो हीट टॉलरेंट हैं। ठीक है, जो मतलब हीट को सहन कर जाती हैं। तो एवरेज अगर मेज़ का आपको वो उस पैटर्न में हमारे आ जाती है अच्छी तरीके से, कि हमारी एकदम तो सारी धान नहीं लगती मेज़ के बाद, तो वो स्टेप वाइज ही लगती है ना, तो हम स्टेप वाइज ही हार्वेस्ट करते रहते हैं और स्टेप वाइज लगाते हैं। ऐसे आलू भी स्टेप वाइज लगता है। अक्टूबर में स्टार्ट हुआ, मान लो मिड अक्टूबर के बाद स्टार्ट हुआ सीड लगाना, अभी हम नवंबर में आ गए हैं, अब भी हमारा लगना रह रहा है, थोड़ा 2-4 दिन में हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अब एकदम तो
पोटैटो नहीं लग सकता, तो उसी हिसाब से हार्वेस्टिंग भी आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, उसे एवरेजिंग रेट में भी एवरेजिंग रह जाती होगी। रेट में मक्का में तो है, फ्लक्चुएट होता रहता है, क्योंकि मक्का का पैटर्न तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, पर राइस का तो गवर्नमेंट रेट है, वो तो उसी रेट लगना है, वो मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करता है, आपका क्या मॉइस्चर है, उसी हिसाब से यूनिट वगैरह अप डाउन कर लेते हैं, काट लेते हैं। ठीक है सर, पूरा क्रॉपिंग पैटर्न हमने समझ लिया। अब इस पूरे क्रॉपिंग पैटर्न का आई थिंक जो मेन प्लेयर है वो हमारी आलू की खेती है। हाँ, वो उसको किसान भाई साइंटिफिकली हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं जिनके ऊपर काम करना होता है मैक्सिमम प्रोडक्शन लेने के लिए। हमें डिसीज मैनेजमेंट भी करनी है, वैरायटी भी ठीक ढंग से समझनी है, खेत की तैयारी से लेके सिंचाई व्यवस्था से लेके न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। तो मैं चाहूँगा एक एक चीज़ करके इनको डिस्कस करते हैं, ताकि किसान भाइयों को किसी प्रकार की डाउट, कोई डिफिकल्टी ना रहे समझने में।